सर, क्या आप मुझे पैसे उधार दे सकते हैं? आप मेरी इस महीने की तनख्वाह में से काट लीजिए। कोई बात नहीं। तुम्हारा तो हर महीने का यही नाटक होता है। जो भी तुम्हारी तनख्वाह है वो तुम्हें महीने के अंत में ही मिलेगी। इसे बीच बीच में मेरे पास पैसे मांगने मत आया करो। लेकिन सर, मुझे मेरे भैया के लिए दवाई लेनी है। आपको तो बताया ही था ना मैंने कि भैया का 6 महीने पहले बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, जिस कारण वो दोनों पैरों से अपाहिज हो चुका है। देखो, तुम मेरा दिमाग मत खाओ और जाकर अपना काम करो। बहुत सारे केक पैक करने बचे हैं और अगर इस काम में देरी हुई तो तुम्हें ओवर टाइम करना होगा। ठीक है सर, मैं अभी करती हूँ। सिया एक केक शॉप में काम करती है और उसका बॉस रौनक बहुत ही खड़ूस होता है। घर में अपाहिज भाई उदय, भाभी अंजू और बूढ़ी माँ जमुना होती है। सबका खर्चा अकेली सिया ही संभालती है। अब भैया की दवाई के पैसे मैं कहाँ से लाऊं? आज फिर से मुझे दवाइयाँ उधार लेनी पड़ेगी और मेडिकल शॉप वाले की 4 गालियाँ भी सुननी पड़ेगी। क्या करूं? मेरे पास तो कोई दूसरा चारा भी नहीं है। बेचारी सिया मेडिकल से ही दवाइयाँ उधार ले लेती है और घर जाकर अपने भैया को देती है। अच्छा हुआ सिया जो तुम आ गई। मेरे ना पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तो आज का खाना तुम ही बना लो। लेकिन अंजू, सिया भी तो अभी थक कर आई है ना। दिन भर केक शॉप में उसे खड़ा ही रहना पड़ता है। तो फिर मैं माँ जी से कह देती हूँ। अरे ये तुम क्या बात कर रही हो? माँ को डॉक्टर ने काम करने से सख्त मना किया है और ये बात तो तुम अच्छे से जानती हो। अरे तो फिर मैं क्या कोई मशीन हूँ क्या, जो दिन रात बस काम पे काम ही करती रहूं? मुझे भी दर्द होता है, मेरी भी तबीयत खराब होती है। कभी कभार सहन कर लिया करो और यहाँ व्हील चेयर पर बैठे बैठे ज्यादा भाषण मत झाड़ा करो तुम। एक तो तुम्हारे अपाहिज होने के कारण तुमने खुद की और मेरी दोनों की जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। भाभी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? बार बार आप भैया को कड़वे ताने मत दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। अरे तो तुम्हारे भैया को भी समझा कर रखो ना। आप जाइए भाभी, कमरे में जाकर आराम कीजिए। मैं आपके लिए काढ़ा बनाऊंगी। उसे पीने से आपका पेट दर्द कम हो जाएगा और खाना और बाकी का काम भी मैं निपटा लूंगी। हाँ, यही सही रहेगा। फिर अंजू मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। मुझे माफ कर दे सिया, मेरे कारण तुझे शादी ब्याह की उम्र में हम सबका इतना करना पड़ रहा है। काम कर करके तेरे चेहरे की चमक जा चुकी है। मुझे तो तुझे यूं दिन रात मेहनत करके देखकर बहुत दुख होता है। एक भाई होने के नाते मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। अरे नहीं भैया, आप ये सब क्यों बोल रहे हो? और आप थोड़ी ना ये सब जानबूझकर कर रहे हो। जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था और आप देखना, बहुत जल्द आप ठीक भी हो जाओगे और अपने पैरों पर खड़े भी हो जाओगे। भगवान करे कि सब ऐसा ही हो। हाँ भैया, और खबरदार, जो आइंदा से मुझसे माफी मांगी तो मैं आपसे फिर कभी बात नहीं करूंगी। अच्छा बाबा, ठीक है। फिर सिया काम करने लग जाती है और उसे देखकर उदय की आंखें नम हो जाती है। इतनी छोटी होकर भी हालातों ने इसे समझदार और जिम्मेदार बना दिया है। सच में जिंदगी कब क्या मोड़ ले ले कोई नहीं बता सकता। भगवान जी, बस मेरी बहन को दुनिया की सारी खुशियां देना। सिया की भाभी ऐसे ही रोजाना घर में कलेश करती रहती है और सिया को घर में और बाहर दोनों जगह पर काम संभालना पड़ता है, जिस कारण उसकी तबीयत भी काफी खराब रहती है। फिर एक दिन केक शॉप पर एक अमीर बूढ़ा आदमी आता है। कस्टमाइज बर्थडे केक का ऑर्डर देना है। ये रही डिजाइन। ओके सर, मिल जाएगा। शुक्रिया। मैं अभी बिल बनाती हूँ और आपको बताती हूँ कि कितने पैसे होंगे। जी। फिर सिया बिल बनाने लगती है। तभी विक्रम उसे देखते ही रह जाता है। ये लीजिए सर, पूरे 3,000 रुपए हुए। आप मुझे हाफ पेमेंट एडवांस में कर दीजिए। सर, सर। जी हाँ, बताइए ना। सॉरी, वो मैं कुछ सोच रहा था। कोई बात नहीं सर, आपके 3,000 रुपए हुए हैं।
आप मुझे हाफ पेमेंट अभी कर दीजिए। ठीक है, मैं पूरी ही पेमेंट कर देता हूँ। ओके सर, वैसे भी चलेगा। ये लीजिए। शुक्रिया सर। कल शाम तक केक डिलीवर हो जाएगा ना? मैंने एड्रेस तो लिख दिया है कार्ड पर और मेरे बेटे का नाम भी लिख दिया है। हाँ सर, हो जाएगा। वैसे डिलीवरी करने कौन आएगा? मेरा मतलब, आप आओगे क्या? मैं या फिर हमारे सर? वो तो कल के शेड्यूल पर ही तय होगा। लेकिन क्यों सर? अरे मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। वैसे आपको ऑर्डर दिया है तो आप ही आ जाइए ना। ठीक है सर, मैं आ जाऊंगी। फिर विक्रम वहां से चला जाता है और सिया को उसका बर्ताव काफी अजीब लगता है। फिर अगले दिन वो शाम में विक्रम के घर पर जाती है, जहां पर उसके बेटे अंश का बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा होता है। तभी विक्रम सिया को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे आप आइए ना। लो अंश बेटा, आपका केक भी आ गया। ग्रेट पापा, आपने वैसा ही केक बनवाया है जैसे मैंने आपको डिजाइन बताया था। हाँ अंश बेटा, ठीक वैसा ही बनवाया है। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू मैम। तो अब मैं चलती हूँ सर। अरे इतनी जल्दी कहा? मेरे बेटे का 18 बर्थडे है, तो आप प्लीज थोड़ी देर के लिए रुक जाइए ना। उसे और मेरी माँ को भी बहुत अच्छा लगेगा। ओह, लेकिन सर। आपके शॉप पर काम कर रहे लड़के से मेरी बात हो चुकी है। उसने कहा है कि सिया अपनी ड्यूटी खत्म करके ही आपके पास आएगी, और वैसे भी आप 7 बजे तक ही काम करती हो। इसका मतलब अभी आप फ्री हो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ प्लीज थोड़ी देर के लिए रुक जाइए ना। ठीक है सर, अगर आप इतना कह रहे हो तो मैं रुक जाती हूँ। विक्रम के कहने पर सिया बर्थडे पार्टी में रुक जाती है और सिया अंश और उसके दोस्तों के साथ अच्छे से घुल मिल जाती है, और वो विक्रम की माँ सुलेखा के साथ भी अच्छे से बातचीत करती है। इस तरह से उसका उस परिवार के साथ एक जाना अनजाना सा रिश्ता जुड़ जाता है। चलिए आंटी जी, अब मैं चलती हूँ, बहुत रात हो चुकी है। ठीक है सिया बेटा, सच में तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर से मिलने आओगी ना मुझे? लेकिन आंटी जी, वो मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें आना ही होगा। ठीक है आंटी जी, मैं जरूर आऊंगी। चलो सिया। आप कहाँ जा रहे हो सर? तुम्हें ड्रॉप करने। अरे नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। यहाँ पास में ऑटो या कैब मिल जाएगी मुझे। अरे नहीं सिया, इतनी रात हो चुकी है और मैं तुम्हें ऐसे अकेले बाहर जाने नहीं दे सकता। अब चुपचाप चलो। माँ, अब आप ही अपनी नई सहेली को समझाओ। हाँ सिया, विक्रम सही कह रहा है, तुम इसके साथ ही जाओ, ये तुम्हें घर तक छोड़ देगा। ठीक है आंटी जी, चलिए, आप अपना ध्यान रखिए। हाँ बेटा, तुम भी अपना ख्याल रखना। फिर सिया और विक्रम वहां से निकल जाते हैं। थैंक यू सो मच सिया, आज तुमसे मिलकर माँ और अंश को भी बहुत खुशी मिली। अरे कोई बात नहीं सर। मेरी बीवी थी नंदिनी, जो मुझे 15 साल पहले ही छोड़कर चली गई। मतलब? छोड़कर यानी मेरा साथ उसने छोड़ दिया और वो दूसरे आदमी के साथ चली गई। ओह। उसके बाद मैंने अपने बेटे को अकेले ही संभाला, और तुम्हारे साथ बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी अपने से ही बात कर रहा हूँ। शुक्रिया सर, मुझे भी आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। तुम भी अपने बारे में कुछ बताओ ना। कैंसर के कारण पापा कई सालों पहले ही गुजर गए, और अब 6 महीने पहले भैया का एक्सीडेंट हुआ है, इसीलिए मैं ही संभालती हूँ पूरा घर। घर में माँ और भाभी भी रहती है। ओह, सुनकर बहुत बुरा लगा। अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ पाऊँ तो प्लीज मुझे बेझिझक होकर बता देना। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे पापा की उम्र के हो, लेकिन आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपने दोस्त से बात कर रही हूँ। हाउ स्वीट। वैसे आपने इस उम्र में भी अपने आप को कितना मेंटेन किया है, मानना पड़ेगा सर। थैंक यू सिया। इस तरह से वो दोनों एक दूसरे के साथ खूब बातें करते हैं
और नंबर्स भी एक्सचेंज करते हैं, जिसके बाद वो दोनों अब रोजाना थोड़ी थोड़ी बातें करने लगते हैं और उन दोनों के बीच एक दोस्ती का रिश्ता बन जाता है। ऐसे ही एक दिन सिया सुलेखा के साथ बाहर घूमने चली जाती है और वो दोनों खूब मजे करते हैं। और रात में घर आने पर पूरे शहर में दंगे चल रहे हैं। तो अब तुम कैसे जाओगी सिया? आज सिया कहीं नहीं जाएगी, यहीं पर रहेगी, क्योंकि ऐसे हालातों में इसका बाहर जाना सही नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर कैसे रोक सकती हूँ? अरे चिंता मत करो बेटा, तुम्हारे घर पर मैं फोन करके बता दूंगी कि तुम यहीं पर रुकोगी। फिर सुलेखा सिया के घर पे फोन करके बता देती है और वो रात में उधर ही सोती है। गुजरते दिनों के साथ साथ सिया का विक्रम और उसके परिवार के साथ जुड़ाव बढ़ने लगता है और विक्रम को भी धीरे धीरे सिया से प्यार होने लगता है। सिया, अरे कब से फोन पे बात कर रही हो तुम? ये तुम्हारे काम करने की जगह है, कोई गार्डन नहीं जहां तुम किसी से भी फोन पे गप्पे मारती बैठो। सॉरी सर, मैं अब से फोन पे बात नहीं करूंगी, माफ कर दीजिए। रौनक के ऐसे चिल्लाने पर सिया का शॉप में विक्रम से बात करना बंद हो जाता है। फिर एक दिन अचानक से घर पर दो आदमी आते हैं। ओए, हमारे पैसे दे दे, और वो भी बैच के साथ। हमने आज तक तुझे बहुत मोहलत दे दी, लेकिन अब और नहीं। जल्दी से पैसे दे दे, वरना तेरे इस अपाहिज पति और तुझको हम अभी के अभी अपने साथ लेकर जाएंगे। फिर हमारे बॉस के यहाँ पर नौकर और नौकरानी बनकर रहना तुम दोनों। सुनो, मुझे थोड़ी और मोहलत दे दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। अरे भाभी, लेकिन आपने इनसे पैसे क्यों लिए? वो 6 महीने पहले मुझे मेरे दोस्तों के साथ बाहर जाना था, इसीलिए मैंने इनसे पैसे लिए थे। हाँ, लेकिन अब पैसे देने का टाइम आ गया है। चल जल्दी से निकाल पैसे, वरना आज तो तुझे उठाकर लेकर जाऊंगा। अरे नहीं, प्लीज मुझे थोड़ी और मोहलत दे दो, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। तभी वहां पर विक्रम आता है। रुक जाओ, कोई किसी को कहीं लेकर नहीं जाएगा, और ये लो तुम्हारे पैसे, और दफा हो जाओ यहाँ से। फिर विक्रम से पैसे लेकर वो दोनों आदमी वहां से चले जाते हैं। सर, आप यहाँ पर? हाँ सिया, हम दोनों बात कर रहे थे और तुमने कॉल कट ही नहीं किया, और मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। मैं यही पास ही में था, इसीलिए फौरन चला आया। ये कौन है सिया? ये मेरे अच्छे दोस्त है भाभी, वो सुलेखा आंटी है ना, जिनके साथ मैं बाहर गई थी घूमने। आपको मैंने उनकी फोटो भी दिखाई थी, ये उन्हीं के बेटे हैं। अच्छा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। आज अगर आप सही समय पर पैसे लेकर नहीं आते तो पता नहीं वो लोग क्या करते। अरे कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा से ऐसे मत करना। हाँ सर, और मुझे माफ कर दो सिया, हमेशा मैंने तुम्हारे साथ झगड़ा ही किया है, लेकिन आज तुम्हारे कारण ही मैं बच पाई। अरे अंजू भाभी, आप मुझसे बड़ी है, प्लीज ऐसे मत बोलिए। आप बस अब से ध्यान दीजिए और मेरे भैया का साथ दीजिए। मैं जानती हूँ कि वो अपाहिज है, लेकिन ऐसे मुश्किल समय पर अगर आप उनके साथ बुरी तरह से पेश आएगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। भाभी, जरा सोचिए, अगर आप उनकी जगह पर होती और वो आपसे इस तरह से पेश आते तो आपको कैसा लगता भाभी? हाँ सिया, मैं समझ सकती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, लेकिन अब से मैं एक अच्छी बहू, बीवी और भाभी बनकर दिखाऊंगी। अंजू को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो धीरे धीरे सुधरने लगती है। वहीं दूसरी तरफ विक्रम और सिया का मिलना जुलना भी जारी रहता है। और एक दिन सिया विक्रम के घर सुलेखा से मिलने जाती है। एक काम करो सिया, जाकर विक्रम के कमरे में रखी वो नीली वाली फोटो एल्बम लेकर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। ठीक है आंटी जी, अभी लाती हूँ। फिर सिया विक्रम के कमरे में चली जाती है, जहाँ उसे एक डायरी दिखती है। अरे वाह, कितनी सुंदर डायरी है ये। वो विक्रम की पर्सनल डायरी होती है और सिया उसके पन्ने पलटने लगती है
और उस डायरी को पढ़कर सिया के होश उड़ जाते हैं। मैं सिया से बहुत प्यार करने लगा हूँ। जब मैं उसके साथ होता हूँ तब मैं अपनी सारी चिंताओं को भूल जाता हूँ। बस हमारे बीच में उम्र का फासला है। इसका मतलब सर मुझसे प्यार करते हैं। सिया के पसीने छूटने लगते हैं और उतने में वहां पर विक्रम भी आता है और उसके हाथ में वो डायरी देखकर विक्रम भी अब हैरान रह जाता है। सिया, अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। महेंद्र और तेजेंद्र दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। जहाँ तेजेंद्र एक अमीर बिजनेसमैन होता है, वही महेंद्र एक मिडिल क्लास आदमी होता है जो एक कंपनी में नौकरी करता है। यार तेजेंद्र, हम दोनों इतने सालों से दोस्त थे। इतने सालों में कई लोग आए और कई लोग चले भी गए, लेकिन हमारी दोस्ती कायम रही। ये अपनी दोस्ती के नाम। चीयर्स। हाँ महेंद्र, चीयर्स। अरे वाह, तुम्हारी बेटी ने तो काफी कमाल का शरबत बनाया है। हाँ तेजेंद्र, मेरी दोनों बेटियों के हाथों में माँ अन्नपूर्णा का वास है। हाँ हाँ, वाकई में। अच्छा महेंद्र, मैं ये सोच रहा था, क्यों ना मैं अपने बेटे विवेक की शादी तुम्हारी दोनों बेटियों में से किसी एक के साथ करा दूं। क्यों, तुम्हें क्या लगता है? अरे वाह तेजेंद्र, क्यों नहीं? ये तो बहुत ही बढ़िया सुझाव है। इस दोस्ती के नाते को समधी के नाते में बदलने में मुझे बहुत खुशी होगी। अरे मैं तो खुद तुझसे इस बारे में बोलने वाला था। एक तरह से तूने मेरी मुंह की बात छीन ली। चलो बढ़िया है। वैसे महेंद्र, मेरा बेटा विवेक अंधा है। कुछ सालों पहले एक हादसे में उसने अपने आंखों की रोशनी खो दी। आशा करता हूँ कि उसके अंधे होने से तुझे कोई एतराज नहीं होगा। अरे तू पागल है क्या? मुझे कोई एतराज नहीं है। मेरी बेटी का रंग काला है, वही छोटी वाली बेटी गोरी है। इंसान के बाहरी रूप से उसकी अच्छाई, उसकी खूबी और उसका स्वभाव परखा नहीं जा सकता। ये सारी दकियानुसी और बेतुकी बातें हैं और मेरी दो बेटियों का भी यही विचार है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। तेरे और तेरी दोनों बेटियों के विचारों को सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे दोस्त। तेजेंद्र का बेटा विवेक अंधा होता है, वही महेंद्र अपनी बड़ी बेटी झिलमिल और छोटी बेटी आंचल के साथ रहता है। झिलमिल एक शॉप में काम करती है, वही आंचल अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में होती है और उन दोनों की माँ सुमन का कुछ सालों पहले ही देहांत हुआ होता है। झिलमिल बिटिया, अब तुम्हारे हाथ पीले करने का वक्त आ गया है। मेरा दोस्त है ना तेजेंद्र ठाकुर, उसके बेटे विवेक को चुना है मैंने तुम्हारे लिए, लेकिन वो बेचारा अंधा है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें इस सब से कोई एतराज नहीं होगा। जी बाबूजी, मुझे कोई एतराज नहीं। आपने अगर मेरे लिए कोई लड़का चुना होगा तो वो अच्छा ही होगा। और वैसे भी मैं तो अपने मन की आंखों से दूसरों की सुंदरता देखती हूँ। विवेक ठाकुर बहुत अच्छा लड़का है। मैं उसे सोशल मीडिया पर भी फॉलो करती हूँ। वो अंधा जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत अच्छा गिटार बजाता है और साथ ही क्या मधुर गीत गाता है। और झिलमिल दीदी, आपकी और विवेक की जोड़ी एकदम मस्त लगेगी। आंचल की बातें सुनकर झिलमिल शर्मा जाती है। फिर जब महेंद्र झिलमिल और विवेक को मिलवाता है तभी, हेलो झिलमिल, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ विवेक जी, आप कैसे हो? बस बढ़िया झिलमिल, पापा बता रहे थे तुम्हारे बारे में। हाँ विवेक जी, मुझे भी मेरे पापा आपके बारे में बहुत सी बातें बता रहे थे। और तो और मैंने आपके गाने भी सुने हैं। बहुत अच्छी और मनमोहक आवाज है आपकी। थैंक यू झिलमिल। विवेक जी, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो आप मुझे कोई अच्छा सा गाना सुनाकर दिखा सकते हैं क्या? हाँ झिलमिल, क्यों नहीं। फिर विवेक झिलमिल को गिटार बजाकर गाना गाकर सुनाता है।
और इस तरह वो दोनों खूब सारी बातें करते हैं और पहली ही मुलाकात में उनके बीच काफी अच्छा बॉन्ड बन जाता है। आंचल अपनी बहन झिलमिल से बहुत प्यार करती है। एक दिन जब वो दोनों मार्केट में गए होते हैं तभी, अरे ओ कल्लो, सब्जी लेनी है तो जल्दी ले, वरना निकल यहाँ से, काली कलूटी कहीं की। सब्जी वाले की बात सुनकर आंचल को बहुत गुस्सा आता है। अरे ओए, तेरी तो ऐसी की तैसी, क्या कहा रे लल्लू चपड़गंजू? अरे अपनी शक्ल देखी है क्या आईने में कभी? लप्पू सी शक्ल वाले, मेरी बहन को काली कलूटी कहने से पहले जरा खुद के गिरेबान में झांक कर देख। छोड़ो ना आंचल, चलो यहाँ से। नहीं झिलमिल दीदी, हमें इन जैसे नालायक लोगों को सबक सिखाना ही होगा। अरे आपका रंग काला है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपको कोई कुछ भी बोल के चला जाए। आप मेरी दीदी हो। ओए तू चपड़गंजू, ध्यान से सुन ले मेरी बात। काली और कलूटी तेरी सोच है, तेरा मन है, लेकिन मेरी दीदी इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। समझा कि नहीं? हाँ हाँ, समझ गया मैं, माफ कर दो दीदी। फिर घर आने के बाद, आंचल, मैं सच में बहुत लकी हूँ जो मुझे तुझ जैसी छोटी बहन मिली। और मैं अच्छे से जानती हूँ कि तेरे होते हुए मेरे जीवन में कभी मुसीबत नहीं आएगी। हाँ दीदी, लेकिन मैं तो आपसे भी ज्यादा लकी हूँ क्योंकि आप मेरी दीदी हो। और आप ना टेंशन मत लिया करो, मैं तो बस उम्र में ही छोटी हूँ, लेकिन अच्छे अच्छे को सबक सिखा सकती हूँ। बस कोई मेरी दीदी की तरफ आंख उठाकर तो दिखाए, फिर तो मैं उसकी आंखें ही नोच लूंगी। भगवान करे कि तुम दोनों बहनों में इसी तरह प्यार और इज्जत बनी रहे। बच्चियों, मैं चाहे इस दुनिया में रहूं या फिर ना रहूं, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना और हमेशा एक दूसरे की ढाल बनकर एक दूसरे की रक्षा करना। पापा, आप कहीं नहीं जा रहे हो। अभी तो आप जवान हो और अब तो आपको बहुत जीना है, बहुत सी चीजें भी देखनी है। हाँ पापा, दीदी बिल्कुल सही कह रही है। तुम दोनों भी ना, सच में। अब विवेक और झिलमिल एक दूसरे को अक्सर मिला करते हैं और उनकी नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। वो दोनों अब एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अरे विवेक बेटा, झिलमिल कैसी लगी तुम्हें? तुम्हें इस शादी से कोई एतराज तो नहीं है ना? हाँ बेटा, अगर तुम्हें कोई एतराज हो तो तुम इस रिश्ते को साफ साफ मना कर सकते हो। हम तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। अरे नहीं माँ पापा, मुझे इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे झिलमिल बहुत पसंद है और मैं उसी के साथ शादी करूंगा। मुझे पता था बेटा, महेंद्र की दोनों बेटियां बहुत संस्कारी और गुणवान हैं। उसने उन्हें बहुत अच्छी परवरिश दी है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुमने एकदम सही फैसला लिया है। फिर पंडित जी शादी का मुहूर्त निकालते हैं और अब शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ऐसे में एक दिन झिलमिल अपनी सहेली रिंकू से मिलती है। यार झिलमिल, वो कितना अच्छा दिखता है यार, और उसके गाने भी सोशल मीडिया पर बहुत मशहूर है। कुछ 50-60 हजार फॉलोअर्स है उसके। हाँ रिंकू, मुझे भी विवेक जी बहुत पसंद आने लगे हैं और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे जैसा पति चाहिए था, विवेक जी बिल्कुल वैसे हैं। विवेक जी के माता पिता भी बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ झिलमिल, वो बात तो है, लेकिन तुझे नहीं लगता क्या कि विवेक से शादी करने के बाद तेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती है? क्या प्रॉब्लम्स? लेकिन रिंकू, वो ऐसा क्यों बोल रही है? देख झिलमिल, मेरी बात का बुरा मत मान, लेकिन तू तो जानती है ना कि लोग तेरे काले रंग के बारे में कितने ताने कसते हैं, ना तिरस्कार करते हैं तेरा। और अब जब तू एक अंधे लड़के से शादी करेगी तो तुझे दुनिया और बुरा भला बोलेगी। मैं और तेरे चाहने वाले तो असली सुंदरता की परिभाषा जानते हैं, लेकिन इस जालिम दुनिया के लोगों के लिए सुंदरता की परिभाषा कुछ और ही है।
ये लोग तो बाहर की सुंदरता को ही महत्व देते हैं। रिंकू, मैं तेरी चिंता को भली भांति समझ सकती हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मुझे अब दुनिया वालों से कुछ लेना देना नहीं रहा। मेरे पापा कहते हैं, हम चाहे कुछ भी करें, लोग कुछ ना कुछ तो बोलते ही रहेंगे। अरे कोई हमें संभालने तो आता नहीं है, ना ही हमारे खर्चे उठाता है, तो फिर हम उनकी बातों को अपने दिल पर क्यों लगाए? हाँ यार, तेरी ये बात भी सही है। तुझे पता है रिंकू, मैंने बचपन से लेकर आज तक बहुत सहा है, लेकिन अब मैं मेरे सारे दुख सहकर मजबूत बन गई हूँ। और कोई अच्छा बोले या बुरा बोले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए मेरी दुनिया केवल मेरा मायका, मेरा ससुराल और मेरे थोड़े बहुत चहेते दोस्त ही है, जो मेरी पूरे दिल से इज्जत करते हैं और मुझे कभी भी बुरा फील नहीं होने देते। वाह झिलमिल, तेरी सोच तो सच में काफी कमाल की है। जहाँ बाकी के लोग अपनी कमियों पर रोते हैं, वही तूने मजबूत होकर अपने आप को अपनी कमियों के साथ अपनाया है और अपनी लाइफ को इतने अच्छे से जी रही है। हर किसी को ऐसा ही जज्बा रखना चाहिए और ऐसे ही लाइफ को जीना चाहिए। हाँ रिंकू। फिर एक दिन शादी की शॉपिंग करते करते अचानक से झिलमिल और आंचल को एक मंदिर दिखता है और वो दोनों उसमें दर्शन करने जाती है। मंदिर के बाहर निकलते ही एक बुढ़िया उनके सामने आती है। दीदी, आपके पास अगर खुले पैसे होंगे तो दे दो ना इन्हें। हाँ आंचल, अभी देती हूँ, ये लीजिए काकी जी। खुश रहो बच्चियों। धन्यवाद काकी जी। बच्चियों, तुम दोनों के चेहरे को देखकर मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। तुम दोनों की किस्मत बहुत बड़ा खेल खेलने वाली है, ऐसा खेल जो सब कुछ बदल देगा, सब कुछ। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है। ये काकी जी ने क्या कहा अभी? तुझे कुछ समझा क्या आंचल? नहीं दीदी, मेरे तो दिमाग के ऊपर ही गया सब कुछ। छोड़ो ना वो सब, ये बूढ़े लोगों की तो आदत ही होती है, ऐसे ही कुछ भी बोलते रहते हैं। इनकी बातों पर इतना ध्यान मत दो दीदी। अब चलो जल्दी, हमारी ढेर सारी शॉपिंग बाकी है अभी। हाँ आंचल, तूने बिल्कुल सही कहा। चल जल्दी निकलते हैं। फिर रात में घर आने के बाद झिलमिल और विवेक एक दूसरे के साथ फोन पर बातें करते हैं। विवेक जी, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा। ना जाने कब वो दिन आएगा जब मैं हमेशा हमेशा के लिए आपकी बीवी बन जाऊंगी। हाँ झिलमिल, अब तो मुझसे भी रहा नहीं जा रहा। विवेक जी, मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जैसी हूँ वैसे ही आपने मुझे स्वीकारा है और मुझे अपनी बीवी के तौर पर चुना है। अरे झिलमिल, इसमें शुक्रिया कहने वाली क्या बात है भला? अब तुम हो ही इतनी सुंदर, भला कोई तुम्हें कैसे ना स्वीकारे। उल्टा ये तो मेरी खुशनसीबी है कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ। तुम्हारे साथ बिताया गया हर एक पल बहुत अच्छा रहा और मैं हमेशा से ही ऐसी ही बीवी चाहता था जैसी तुम हो झिलमिल। हाय, ये सुनकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपको पता है, मुझे भी हमेशा आपके जैसा ही पति चाहिए था और अब मेरी वो ख्वाहिश भी पूरी होने जा रही है। अरे वाह, चलो बढ़िया है। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है और विवेक और झिलमिल दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। लेकिन जब सभी लोग खाना खाने में व्यस्त होते हैं, तभी महेंद्र को एक कॉल आता है और गाने के शोर शराबे से बचकर वो छत पर बात करने के लिए चला जाता है। हाँ भाई साहब, बोलिए। वो नीचे आवाज ही नहीं आ रही थी। हाँ, धन्यवाद साहब, लेकिन आप आए नहीं शादी में। अच्छा, कोई बात नहीं। महेंद्र फोन पर बात करने के चक्कर में ये देखता ही नहीं कि आगे छत का किनारा है और वो अचानक से किनारे के पार जाकर ऊपर से नीचे गिर जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। पापा! महेंद्र, ये क्या हो गया? नहीं,
मेरे पापा। सभी एकदम हक्का बक्का रह जाते हैं और महेंद्र के जाने के बाद आंचल अब अकेली ना रहे, इसीलिए अगले ही दिन तेजेंद्र आंचल के पास जाता है और उसे कहता है, आंचल बिटिया, मैं तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ। अब से तुम मेरे घर पर ही रहोगी। क्या? लेकिन मैं वहां पर कैसे रह सकती हूँ काका? वो तो मेरे दीदी का ससुराल है अभी। देखो आंचल, वो तुम्हारे दीदी का ससुराल होने से पहले तुम दोनों का अपना घर है, क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। और बिटिया, महेंद्र के जाने के बाद अब तुम यहाँ अकेली कैसे रहोगी? नहीं बिटिया, एक पिता होने के नाते मैं अपनी बेटी को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। चलो, अब से तुम हमारे साथ ही रहोगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तेजेंद्र काका। इतना कहकर आंचल तेजेंद्र के गले लगती है और अब बाकी के सारे सामान के साथ साथ आंचल ठाकुर निवास में अपने कदम रखती है और उसे अपने ससुराल में देखकर झिलमिल एकदम हैरान रह जाती है। अब आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नकुल अपनी माँ महिमा और पिता बलवंत के साथ रहता है। एक दिन की बात। अरे माँ, जल्दी से नाश्ता दे दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और ऊपर से मेरे पेट में जोर जोर से चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ बेटा, लाती हो नाश्ता, लेकिन उससे पहले तू ये देख ले। इतना कहकर महिमा डाइनिंग टेबल पर कुछ लड़कियों की तस्वीरें रख देती है, जिन्हें देखकर नकुल काफी चिढ़ जाता है। ओफो माँ, फिर वही बात। देख नकुल बेटा, तेरी उम्र की सारी लोगों की शादियां हो चुकी हैं। अब कब तक अकेला रहेगा तू? इन तस्वीरों में से ही कोई अच्छी लड़की देख ले और कर ले शादी। और नहीं तो क्या, इस लड़के ने तो ठान ही ली है कि इस जन्म में तो ये हमें बहू का सुख देगा ही नहीं। अरे माँ, मेरे होते हुए आपको बहू की क्या जरूरत है? मैं ही आपका बेटा हूँ और आपकी बहू भी मैं ही हूँ। क्यों कामों का इतना टेंशन पालना है? कुछ नहीं रखा है शादी वादी में। मैं अकेला ही आप दोनों के लिए काफी हूँ। इस घर में बहू की कोई जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, तू हमारी बात नहीं समझ पा रहा। बहू जब यहाँ पर आएगी तब ये ईंट और पत्थर का मकान सही मायनों में घर बनेगा। बहू अपने ससुराल को जोड़े रखती है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं है बेटा। देखो माँ, इससे पहले भी ये बात मैंने आपको कई बार बताई है और आज फिर से मैं वही टेप दोहराऊंगा। मुझे शादी नहीं करनी है माँ, इसीलिए प्लीज आप मुझे फोर्स करना बंद कर दीजिए। नकुल एक ही बात बार बार कहता रहता है कि उसे शादी करनी ही नहीं है, इसीलिए महिमा और बलवंत हर पल चिंता में रहते हैं। एक दिन नकुल अपने ऑफिस के दोस्त राजीव के साथ ऑफिस के कैंटीन में खाना खा रहा होता है। और बता राजीव, कैसे है सब घर पर? और भाभी, वो कैसी है? अब क्या बताऊं यार तुझे नकुल, हम दोनों के बीच में तो रोज झगड़े होते हैं। हम दोनों एक दूसरे से शादी के पहले कितना प्यार करते थे, लेकिन शादी के बाद उतना ही एक दूसरे से नफरत करते हैं। अरे समझदारी नाम की कोई चीज ही नहीं बची हमारे रिश्ते में। क्या बात कर रहा है तू राजीव? लेकिन जो भी है, तू टेंशन मत ले और भाभी के साथ प्यार से रह। आई होप सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। नकुल के मन में तो पहले से ही शादी के लिए इनकार था, लेकिन राजीव की बातें सुनने के बाद नकुल तो शादी का नाम सुनकर और भी ज्यादा चिढ़ने लगता है। फिर एक दिन नकुल की चाची इमरती मिठाई का डब्बा लेकर उनके घर जाती है। क्या बात है इमरती, बिट्टू का रिश्ता पक्का हो गया क्या? हाँ जीजी, मैं तो बहुत खुश हूँ। जेठ जी, लीजिए ना, मुंह मीठा कीजिए
और नकुल बेटा, तुम भी लो। अब तुम्हारे आगे तुम्हारे छोटे चचेरे भाई की शादी हो रही है। लगता है तुम तो बस सलमान खान की तरह कुंवारे ही रहोगे, इसीलिए तुम तो बस दूसरों की शादी की ही मिठाई खाओ। जी चाची जी, बधाई हो। आपका तो पता नहीं जीजी, लेकिन मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब आखिरकार मेरे आराम करने के दिन आने वाले हैं। बहू के आने के बाद मेरी तो हर एक काम से छुट्टी हो जाएगी। सास बनने का भी अपना ही मजा होता है, और अब आने वाले कुछ दिनों में मैं वो सारे मजे करने वाली हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है इमरती। मैं भी तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। भगवान बिट्टू और उसकी होने वाली बीवी को हमेशा एक साथ रखे। फिर थोड़ी देर बाद इमरती चली जाती है और महिमा काफी गुस्सा हो जाती है। देख लिया बेटा, तुमसे छोटा है बिट्टू, लेकिन उम्र रहते ही वो शादी भी करने वाला है। अरे कब तक हम यूं दूसरों की शादियों में जाते रहेंगे? तू कब शादी करेगा? हाँ बेटा, हमें भी सबको खुशखबरी देनी है। हमें भी अपने बेटे की शादी के कार्ड छपवाने हैं और रोज सुबह बहू के हाथ की चाय पीनी है। हाँ बेटा, अब मैं भी और कितने दिन काम कर पाऊंगी? मुझे भी तो बहू का सहारा चाहिए ना। ये सब बातें नहीं सोचता क्या तू? अरे माँ, अगर आपको काम करवाने के लिए बहू चाहिए तो मैं आपके लिए घर में नौकरानी रखवा देता हूँ। इस सब के लिए बहू की क्या जरूरत है? अरे नालायक बेअकल, एक सास बहू का रिश्ता खट्टा मिट्टा होता है। अगर नौकरानी लाएगा तो मैं झगड़े किसके साथ करूंगी? ताने किसे कसूंगी? नौकरानी को। और किसको माँ? सच में तू तो एक नंबर का गधा है, गधा। दिमाग में अकल नहीं है, भूसा भरा है भूसा, बेवकूफ कहीं का। नकुल बेटा, क्यों हम दोनों को इतनी तकलीफ दे रहा है? मान जाना अपनी माँ की बात। देखिए पापा, एक लड़की जब बहू बनकर अपने ससुराल जाती है तब वो पूरी तरह बदल जाती है। आपके जमाने में होता होगा सब कुछ शिद्दत से, लेकिन आजकल के इस जमाने में आपको जैसी बहू चाहिए ना, वैसी बहू मिलना बहुत मुश्किल है पापा। अरे आधे से ज्यादा लड़कियों को तो खाना बनाना भी नहीं आता। मैं तो आप दोनों का भी ख्याल रखना चाहता हूँ, लेकिन आपका ख्याल कोई बहू नहीं रख पाएगी पापा। तू फिर मेरी बात नहीं समझ पा रहा बेटा। आखिर ऐसे क्यों करता है तू? क्यों मेरा खून जला रहा है? आखिर क्या मिलता है तुझे ये सब करके? आप चाहे कुछ भी कह लो माँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं सही कह रहा हूँ। शादी कोई छोटी बात नहीं है, वो एक बहुत बड़ी बात है। और आजकल के इस जनरेशन में शादी जैसा कॉन्सेप्ट ही नहीं चलता। इसीलिए मेरी तरफ से शादी के लिए तो आपको हमेशा ना ही मिलेगी। और अगर आपको खाना बनाने वाली चाहिए, लड़ने झगड़ने वाली चाहिए, तो ये काम तो मैं भी बखूबी कर सकता हूँ। लेकिन इसके लिए बहू लाने की क्या जरूरत है? ये सारी खूबियां मुझ में भी तो है, और मेरे होते हुए आपको किस चीज की कमी है फिर? बलवंत और महिमा के समझाने पर भी नकुल उनकी कोई बात नहीं मानता और वो अपनी एक ही रट लगाए रहता है। फिर एक दिन वो एक पार्टी में जाता है। तब वहां पर सभी कपल्स होते हैं। उतने में उसे महिमा का वीडियो कॉल आता है और वो उसे ताना मारती है। तेरी शक्ल देखकर ही समझ पा रही हूँ कि तू वहां पर सारे कपल्स के बीच में बैठा है और इसीलिए काफी बोर भी हो चुका है। इसीलिए कहती हूँ बेटा, अपनी लाइफ भी सेट कर ले और कोई पार्टनर देख ले, ताकि तुम जब पार्टियों में जाओ तब वहां पर बोर ना हो। अरे माँ, आपके पास ये टॉपिक छोड़कर दूसरा कोई टॉपिक नहीं है क्या? जब देखो तब एक ही बात करती रहती हो, बार बार शादी की बात करके। प्लीज मुझे परेशान मत कीजिए माँ। इतना कहकर नकुल महिमा का वीडियो कॉल कट कर देता है, जिस कारण महिमा काफी दुखी हो जाती है।
फिर रात में पार्टी खत्म होने के बाद नकुल वापस अपने घर आता है। माँ, आपने दवाई खाई कि नहीं? और आज आप मंदिर गई होंगी ना? मुझे प्रसाद तो दीजिए। माँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। पापा, माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही? आखिर क्या हुआ है माँ को? नकुल बेटा, तेरी माँ ने मौन व्रत धारण कर लिया है। क्या? हाँ बेटा, जब तक तुम शादी करने के लिए राजी नहीं हो जाते तब तक ये अपना मौन व्रत नहीं तोड़ने वाली। इसने ये कसम खा ली है बेटा। माँ, ये क्या बचपना है और ये कैसी जिद है? आप क्यों मुझे और टेंशन दे रही हो? प्लीज अपना ये व्रत तोड़ दो और मुझसे बात करो माँ। महिमा नकुल से कोई बात नहीं करती और वहां से अपने कमरे में चली जाती है। नकुल की शादी की चिंता के चक्कर में महिमा की तबीयत पर बहुत बुरा असर पड़ता है और वो बीमार पड़ जाती है। हे भगवान! महिमा, तुम्हें तो कितना तेज बुखार आया है। मैं अब भी ठंडी पट्टी लाता हूँ और दवाई भी। फिर बलवंत महिमा की अच्छे से देखरेख करता है और हर वक्त बस उसके पास ही बैठा रहता है। और अपनी माँ की ये हालत देखकर नकुल बहुत घबरा जाता है। नहीं, माँ की ये हालत सिर्फ मेरे वजह से हुई है। मुझे माँ का ये मौन व्रत तोड़ना ही होगा। अगर मेरे शादी के लिए मानने से उनकी तबीयत ठीक हो सकती है और वो खुश हो जाएंगी तो यही सही। मैं तैयार हूँ शादी के लिए। फिर नकुल अपनी माँ के पास चला जाता है। माँ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ माँ। आप और पापा जिस लड़की से मेरी शादी कराओगे मैं खुशी खुशी कर लूंगा, लेकिन प्लीज आप अपना ये मौन व्रत तोड़ दीजिए माँ, और प्लीज मुझसे बात कीजिए। नकुल के मुंह से ये बातें सुनकर महिमा का चेहरा खिल उठता है और वो उठकर बैठ जाती है। क्या? सच में? देख बेटा, तेरी ये हाँ सुनकर ही मेरे शरीर में कैसे जान आ गई। लेकिन बेटा, मैं जानती हूँ कि ये बात तो सिर्फ तू मेरा मन रखने के लिए कर रहा है और तूने अपने मर्जी के खिलाफ जाकर हाँ की है। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। चुप कर तू। हम तेरे माँ बाप हैं और तेरे चेहरे के हाव भाव देखकर ये साफ पता चल रहा है कि शादी के फैसले से तू नाखुश है। नकुल बेटा, तुझे मेरी सच सच बता बेटा, आखिर तू शादी क्यों नहीं करना चाहता? आखिर वो क्या बात है जो तुझे इतना सताए जा रही है? अरे माँ, मैंने अपने कई दोस्तों को देखा है, किसी के अपने बीवी के साथ रोज झगड़े होते हैं तो किसी ने शादी के कुछ महीनों बाद ही तलाक का फैसला ले लिया है। और मेरी नजर में अभी तक जिन लोगों ने शादियां कर ली है उसमें कोई भी खुश नहीं है। इसीलिए मुझे भी झंझट में पड़ना ही नहीं था। नहीं बेटा, हर सवाल का जवाब होता है। कोई खुश नहीं है। आखिर क्यों खुश नहीं है? देख बेटा, जब दो लोग साथ आते हैं तब उन दोनों के विचार और जीवन जीने का तरीका सब कुछ अलग होता है, लेकिन उन दोनों को भी एक दूसरे के विचारों को और जीवन जीने के तरीके को स्वीकारना होता है। इसे ही तो एडजस्टमेंट कहते हैं। देख बेटा, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त यार, ये सभी लोग एक समय के बाद अपने अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन जीवन साथी ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ खड़ा होता है। अब तू ही देख ले, आज जब मेरी तबीयत बिगड़ गई थी तब तेरे पापा ने कितने अच्छे से मेरी देखरेख की। इसी से तो कुछ सीख ले। हाँ माँ, आपकी बात भी सही है, लेकिन मुझे ये बता, शादी के बाद दो लोगों में आखिर झगड़े क्यों होते हैं? देख नकुल बेटा, अगर शादी के बाद तू अपने साथी से ये उम्मीद रखेगा कि वो तेरे हिसाब से ही चले तो ये नहीं हो सकता।
और अगर तुझे कोई उम्मीद रखनी ही है तो दोनों को साथ में बैठकर समझदारी से बात करनी होगी। अरे पूरा जीवन साथ बिताने के लिए ही तो जीवन साथी होता है, और झगड़े होने पर समझदारी से उस झगड़े को मिल बांट कर सुलझाना, यही तो रिश्ते को बचाता है। और यही एक काम है जो सब लोग नहीं करते, और इसी की वजह से रिश्ते टूट जाते हैं बेटा। अपनी माँ से ये सारी बातें सुनकर नकुल की आंखें खुल जाती हैं और उसे शादी का महत्व समझ में आता है। माँ, आपने कितनी खूबसूरती से मुझे सब कुछ समझाया है। सच में मैं कितना बेवकूफ था जो अपने मन में शादी के खिलाफ इतनी कड़वाहट घोले बैठा था। लेकिन आज मुझे समझ आया है कि सही से निभाई जाए तो शादी से बढ़कर इस दुनिया में और कोई भी सुंदर रिश्ता नहीं है। मैं अब सच में पूरे तहे दिल से तैयार हूँ शादी करने के लिए। ये हुई ना बात मेरे लाल। मैं जानती थी कि तू मान जाएगा, और ये बात तू दिल से कह रहा है। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है मेरे लिए। फिर कुछ ही दिनों के बाद महिमा एक अच्छे घराने की लड़की ढूंढती है और फिर अपने बेटे की शादी कराकर अपने घर में बहू का स्वागत करती है।